बारे में, जहां पर हम आपको बताए थे कि यूनिट दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। किस तरीके से हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस किए थे, ये बात भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, डायमेंशन, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट के पावर के टर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उस फंडामेंटल यूनिट का जो पावर होता है, उस पावर को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का। इसको हम डिफाइन करेंगे, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी is expressed in terms of power of unit, then the power of fundamental unit called dimension। दूसरा यह टर्म आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम किसी भी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के जो सिंबल होता है उसको लिखते हैं और उसको हम बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं। जैसे हम फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ से लगा दीजिए, और m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर 0। यहां m जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मास का, l डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ का, और t डायमेंशनल फॉर्मूला है टाइम का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, जहां पर आप बताएंगे कि लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला में m का डायमेंशन 0 है, l का डायमेंशन 1 है और t का डायमेंशन 0 है। उसी तरीके से हम अगर लिखते हैं मास का हो जाता है m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। उसी तरीके से हम लिखते हैं टाइम का, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। यहाँ t का पावर 1 इंडिकेट कर रहा है कि टाइम का डायमेंशन जो है वो 1 है। ओके, आगे हम एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज करिए वेलोसिटी। हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं? अगर इसका यूनिट लिखेंगे वेलोसिटी का, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, और अगर यही इसी का डायमेंशन लिखेंगे हम, तो यहां m वहां लेंथ के लिए इंडिकेट किया जाता है सिंबल के तौर पे, तो इसका डायमेंशन के लिए हम m लिखेंगे, और टाइम के जो डायमेंशन होता है वो t होता है, तो हम t लिखेंगे, t का पावर 1। और क्योंकि इसमें मास का टर्म नहीं है, फिर भी हम इसमें मास को टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका पावर 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको फिजिकल रिलेशन मालूम होना चाहिए। फिजिकल रिलेशन कहने का मतलब कि उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में किस तरीके से उसका रिलेशन है, ये हम आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये जानकारी तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बहुत इजी वे में लिख लेते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो स्पीड को हम लिखते हैं। स्पीड का अगर हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें इसको और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम अगर इसका यूनिट लिखते हैं, इसी का अगर यूनिट लिखते हैं तो ये होता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और अगर इसी का डायमेंशन हम लिखते हैं तो मीटर यहाँ लेंथ के लिए यूज होता है, दैट इज लेंथ के लिए यूज होता है, और समय एस जो है वो टाइम के लिए यूज होता है। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखिए m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। तो इस तरीके से डायमेंशन हो जाता है स्पीड का m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्पीड का। अगला फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी तो इसका जो रिलेशन होता है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है, m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1 और यहाँ टाइम का t। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हो गया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। एक्सेलरेशन के बाद अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमको मास का डायमेंशन मालूम है m और एक्सेलरेशन का मालूम यहां से उठा लेते हैं, m का पावर 0, l का पावर 1, t का -2। तो कुल मिलाकर हो गया m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। ये कैसे हो गया? आप मैथ में पढ़ते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n, है ना, अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इसका पावर और इसका पावर ऐड हो जाता है, जैसे ये ऐड हो जा रहा है वैसे यहाँ m का पावर 1 ऐड हो गया, l का पावर इधर नहीं है इधर है तो ये 1 हो गया, इधर नहीं है t का पावर तो इधर है, तब इसको इस तरीके से ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम फोर्स का डायमेंशन अगर हमसे कोई पूछे तो m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2 होता है। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन होता है m और l का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। तो कुल मिलाकर के इसका डायमेंशन हो गया m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1। इंपल्स की बात करते हैं, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स का आपने डायमेंशन देखा है यहाँ पर m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 और ये हो जाएगा टाइम का t का पावर 1। इसको अगर सोल्व कर देते हैं तो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1 होता है। तो इस तरीके से इंपल्स का डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना हम सीख गए। आगे और भी कई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे सपोज करिए टॉर्क। आगे हम पढ़ेंगे इसी 11th क्लास में टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का किस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है, ये सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर टॉर्क हम पढ़ते हैं तो टॉर्क का जो रिलेशन होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस होता है। और फोर्स का जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, अभी अभी लिखे m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है l का पावर 1। तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। तो इस तरीके से टॉर्क का डायमेंशन हो गया m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वर्क डन का, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी अभी हमने लिखना सीखा है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है l। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन अगर लिखते हैं तो m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। जी हाँ, टॉर्क और वर्क डन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ये याद करने वाला पॉइंट है। दूसरा, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन सेम होता है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसके अलावा वर्क डन के अलावा एनर्जी भी एक प्रकार का वर्क डन होता है। तो जो डायमेंशन वर्क डन का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का भी होगा। तो इस तरीके से आप एनर्जी और वर्क डन जो है दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के चलते होता है, एनर्जी के कारण होता है। जब तक किसी भी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा वर्क डन नहीं होगा, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा। इसलिए जो डायमेंशन एनर्जी का होता है वही डायमेंशन वर्क डन का होता है, जो डायमेंशन वर्क डन का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का होता है। तो इस तरीके से आप एनर्जी का डायमेंशन लिखना समझ गए। अब देखिए आगे हम डायमेंशन निकालते हैं पावर का। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आप पढ़े होंगे रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमता को हम लोग कार्य करने का जो दर होता है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं, हिंदी में पढ़े होंगे। तो वर्क डन का डायमेंशन अभी अभी निकाले, m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2 अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हो गया m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3, है ना। अब ये सभी अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल रिलेशन जानते हो तो फिजिकल रिलेशन को अपने दिमाग में रखो और उसको डायमेंशन निकाल दो, जो कि बहुत इजी है, इससे ये बहुत टफ नहीं है। वर्क डन के बाद हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ेंगे 11th क्लास में ही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उस चैप्टर में आप इसको बजाबता पढ़ोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट इनर्शिया का रिलेशन क्या होता है, तो मैं रिलेशन यहाँ पर बता दे रहा हूं। मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और मास का डायमेंशन m, डिस्टेंस का स्क्वायर l2। तो t का पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, खुद से लगा दीजिए। तो हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर 0। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन हो गया वो डायमेंशनल फॉर्मूला m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर 0। तो इस प्रकार आप कुछ सिंपल सा फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसका रिलेशन बहुत सिंपल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख गए। इसके बाद कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं एंगल रेशियो होता है आर्क बाई रेडियस, और आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। तो दोनों का डायमेंशन l होगा, l दोनों कट करके डायमेंशनल लेस हो गया। तो इस तरीके से कंक्लूजन पर हम ये पहुंचे कि जितना भी रेशियो होता है उसको डायमेंशनल लेस होता है, उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। इसी तरीके से आप स्ट्रेन की बात करो, स्ट्रेन होता है चेंज इन ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
तो चेंज इन डायमेंशन दैट इज एल अगर हम लेंथ की बात करें तो, और अगर ओरिजिनल की बात करें तो एल, तो दोनों का एम मतलब ये यूनिट भी नहीं होगा। अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी नहीं होगा, मतलब एल अपॉन एल दैट इज डायमेंशनलेस। इसी तरीके से और भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले क्लास में हम ये चर्चा किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक प्रकार का रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, तो दोनों को हम अगर रेशियो करेंगे तो LT माइनस वन LT माइनस वन दोनों कट के हो गया डायमेंशन लेस। तो आप ये भी याद रखोगे कि कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है, और जिसका डायमेंशन नहीं होता है तो नहीं होता है। तो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कि अपने आप में कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट दो तरह का होता है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और एक को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, है ना। तो कांस्टेंट हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल कांस्टेंट जिसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, एफ जी से इंडिकेट करते हैं। इसका रिलेशन होता है Gm1m2/r²। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने सारे पार्टिकल होते हैं सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिसका रिलेशन होता है Gm1m2/r²। यहाँ पर G जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अभी हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा Fg इंटू r² अपॉन m1 और m2। और Fg जितने भी फोर्स होंगे, चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, तो जितने भी फिजिक्स में फोर्स होता है सभी फोर्स का यूनिट न्यूटन और सभी फोर्स का डायमेंशन mLT⁻²। तो यहां पर हम उसको यूज कर लेंगे डायरेक्ट रिजल्ट को, mLT⁻², r² का l² और m का यहाँ ये मास है m इंटू m से m कट गया तो हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर ये एक पावर है और ये दोनों मिला करके 3 और t का पावर -2। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो अब इस तरीके से डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये निकालना सीख गए। बाकी हम अगले क्लास में हम डायमेंशनल फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है इसको सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कर दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास इसको पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।